है आप सबका हमारे मनभावना क्लासेस में। और आज आप हमारे साथ पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, इसमें हेडिंग डाल लेते हैं, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। डायनामिक्स का मतलब होता है गति, पार्टिकल यानी कोई कण, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है एक सीधी रेखा में गति या सरल रेखा में गति या रिज रेखीय गति भी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल, जैसे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल, ठीक है, ये तो ये कोई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सीधी लाइन हो गई, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल चलता है और ये सरल रेखा के अनुदिश जा रहा है, ठीक है, तब इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो किस रेखा के अनुदिश से होगा, इस सरल रेखा के अनुदिश से होगा, ठीक है। और इस पूरे जो हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, इस पूरे टॉपिक की डेफिनेशन यहाँ से ही निकल आती है कि जब कोई पार्टिकल किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करता है तो उसमें होने वाला चेंज जो है वो डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जब किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज, यानी जब किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज एक सरल रेखा के अनुदिश होता है तो उसे हम डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। डायनामिक्स का मतलब गति होता है और पार्टिकल माने किसी भी कण की, ठीक है, और किस में हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन, यानी एक सरल रेखा में हो रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज एक सरल रेखा के अनुदिश होता है तो इस पार्टिकल में होने वाले चेंज को हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहाँ पर हम कुछ इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात कर लेते हैं। गति की जो इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो गति की पहली इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस का ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये तीन इक्वेशंस होती हैं गति की, ठीक है। यहाँ पर b क्या है, जहाँ पर v ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। ये क्या हो गया, फाइनल यानी अंतिम वेग, और u जो है इनिशियल यानी प्रारंभिक वेलोसिटी। उसके बाद यहाँ पर a, ये एसिलेशन यानी त्वरण, ये जो है वो त्वरण है, एसिलेशन। और t जो है यहाँ पर क्या है, समय यानी टाइम। s क्या है यहाँ पर, s डिस्टेंस है, या डिस्टेंस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यूनिट्स दिए हैं इनके बारे में हमने बात कर ली। v फाइनल वेलोसिटी, e इनिशियल वेलोसिटी, ये एसिलेशन, t टाइम है, और s क्या है, डायरेक्शन, सॉरी डिस्टेंस। तो हमने क्या देखा, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन अगर पूछ लिया जाए तो इसमें क्या लिखना है कि जब किसी पार्टिकल की पोजीशन में चेंज एक सरल रेखा के अनुदिश होता है तो उस होने वाले चेंज को हम क्या कहेंगे, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल इन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, वृत्तीय गति जिसे बोलते हैं। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, ठीक है।
सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति हिंदी में बोल लेते हैं क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया हमारा कोई सर्किल हो गया, ठीक है, सर्किल। तो इसका जो पथ है चारों तरफ का वो कैसा पथ है, सर्किल का जो पथ होता है वो सर्कुलर होता है, यानी वृत्तीय पथ होता है। तो जब भी कोई पार्टिकल इस सरफेस पर चलेगा, यानी इस सर्किल की सरफेस पर मूव करेगा, तो इसका जो पथ होगा वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पथ हो जाएगा, ठीक है। इसका पथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्किल या किसी सर्कुलर वे पर गति करता है तो उसकी गति सर्कुलर मोशन कहलाती है। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्किल में उसके सर्कुलर वे पर गति करता है या मूव करता है तो उसकी गति सर्कुलर मोशन कहलाती है, ठीक है। तो 2 लाइनों की डेफिनेशन है कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर वे पर गति करता है तो उसकी गति सर्कुलर मोशन कहलाती है। इसके बाद अब बात करते हैं जो हमारा सर्कुलर मोशन है इसके टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके अगर टाइप्स की बात की जाए तो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, 2 टाइप। कौन कौन सी, पहली होती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम एक समान वृत्तीय गति भी बोल देते हैं, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले इसको देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। देखिए, तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर वे पर वृत्तीय गति करता है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें किसी दूसरे रेफरेंस के दूसरे सिस्टम की आवश्यकता होती है, किसी दूसरे एक फिक्स्ड पॉइंट की आवश्यकता होती है, जिसके सापेक्ष हम उस पार्टिकल को देख सकें कि ये मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं, ये तो हो गया मान लीजिए हमारा सर्किल, अब ये इस पार्टिकल है जो कि सर्किल पर गति कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिए चाहे इस पर भी ले सकते हैं कहीं पर भी, चाहे अलग से ले सकते हैं, ठीक है। तब क्या करें, हम यहाँ से बैठे बैठे इस फिक्स्ड पॉइंट से देखेंगे कि जो पार्टिकल है वो हमारा वृत्तीय गति कर रहा है और इसकी वृत्तीय गति कैसी है, एक समान है या असमान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म की बात आती है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी अब यहाँ पर जो पार्टिकल गति करेगा उसकी जो स्पीड होगी वो एक समान होगी, यानी जिस स्पीड से चलेगा उसी स्पीड से निरंतर चलता रहेगा, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वो हम कैसे देखेंगे, किसी फिक्स्ड पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें लिखना है कि जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष एक समान वृत्तीय गति करता है या एक समान स्पीड से वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। यानी कि जब कोई पार्टिकल किसी फिक्स्ड पॉइंट के सापेक्ष एक समान स्पीड से वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इसके घड़ी की सुई की नोक की गति, यानी जो घड़ी है हमारी दीवार घड़ी, उसकी घड़ी की सुई की नोक गति। जैसे मान लीजिए ये तो हो गई एक घड़ी का फ्रेम हो गया, यहाँ पर ये सुई है, ठीक है, ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली है और ये सेकंड वाली है, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स पड़े होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस टाइप से, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखिए ये घड़ी सेकंड वाली सुई है, सुई की नोक की गति क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर तो चलती हुई प्रतीत नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए हम नोक लेते हैं, क्योंकि नोक से हमें पता लग जाता है घड़ी चल रही है। अब यहाँ से देखिए, इसकी बात करें हम सेकंड वाली सुई की, तो ये मान लीजिए अभी पॉइंट 4 पर है, ठीक है, हमने ले लिया, अभी ये पॉइंट 4 पर है। तो ये पॉइंट 4 से 5 में पॉइंट जो हमारा 4 है, तो 4 से 5 तक पहुंचने में जितना समय लेगी उतना ही समय ये 5 से 6 तक पहुंचने में लेगी, और ठीक उतना ही समय 6 से 7 तक पहुंचने में लेगी। यानी प्रत्येक पॉइंट पर पहुंचने में इसमें जो समय लगता है वो बराबर लगता है। इसी टाइप से जो मिनट वाली सुई होती है इसको भी बराबर समय लगेगा, यानी अभी अगर ये 6 पर है तो जितनी देर में 7 पर पहुँचेगी 6 से 7 पर, उतनी ही देर में 7 से 8 पर पहुँचेगी, ठीक है। यानी 60 मिनट में ये 6 से 7 पर आ जाएगी और फिर से 60 मिनट में 7 से 8 पर आ जाएगी।
इसी तरह से होती है हमारी घंटे वाली। अगर ये घंटे वाली सुई अभी 7 पर है तो 1 घंटे बाद ही 8 पर आएगी और जस्ट 1 घंटे बाद ही 9 पर आएगी। यानी यहाँ पर जो समय लग रहा है सुई को वो बराबर लग रहा है, प्रत्येक पॉइंट पर पहुँचने पर बराबर समय लग रहा है। इसीलिए यानी यहाँ पर इनकी स्पीड कैसी है, एक समान स्पीड, यानी ये जिस स्पीड से चल रही उसी स्पीड से चलती रहेंगी निरंतर। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया घड़ी की सुई की नोक की गति। उसके बाद इसका दूसरा टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी असमान वृत्तीय गति। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्पीड होगी वो एक समान नहीं होगी, स्पीड चेंज होती रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है असमान, यानी यहाँ पर जो भी स्पीड होगी वो असमान होगी, यानी स्पीड एक समान नहीं होगी। यानी अगर घड़ी की समझें, केवल समझने के लिए, तो इसमें क्या होगा, आसमान में कि जो घड़ी की सुई है मान लीजिए सेकंड वाली, तो जितनी देर में 4 से 5 पर पहुँचेगी उतनी देर में ये 5 से 6 तक नहीं पहुँचेगी। ये कह रहा है ये असमान वृत्तीय गति। एक समान में क्या था, इसकी स्पीड समान थी। ठीक है, इसीलिए अब इसकी स्पीड जो समान थी वो तो समान ही रहेगी, इसलिए इसके एग्जाम्पल में हम इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड एक समान नहीं रहती, उसकी स्पीड चेंज होती रहती है या उसकी स्पीड में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार की सर्कुलर मोशन में किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो चंद्रमा की गति, ठीक है, पृथ्वी की गति, धागे से बंधे किसी द्रव्यमान की, ऊर्ध्वाधर तल में गति, धागे से बंधे किसी द्रव्यमान की ऊर्ध्वाधर तल में गति, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे चंद्रमा है, अब चंद्रमा की गति की बात करें तो चंद्रमा का जो फेस है, चंद्रमा जो पूरा है वो कभी पूरा दिखाई नहीं देता है, केवल पूर्णिमा वाले दिन तो पूरा दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले या उससे बाद पूरे महीने जो है पूरा दिखाई नहीं देता, केवल एक ही दिन पूरा दिखाई देता है। जिससे क्या पता चलता है हमें कि इसकी जो स्पीड है वो एक समान नहीं रही, क्योंकि जब स्पीड एक समान होती है तो पूरा दिखना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है, यानी कि इसकी स्पीड एक समान नहीं है। कभी तो ये छोटा सा हो जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी आधे से ज़्यादा हो जाता है, कभी पूरे में से थोड़ा कम हो जाता है, यानी इसकी स्पीड जो है वो एक समान नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी की गति की बात करें तो एक तो साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन आता है एक लीप वर्ष जिसमें 366 दिन हो जाते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, और इसमें क्या होता है, कभी आपने देखा महीना 30 दिन का है, कभी 29 का है, कभी 31 का है, तो जिससे क्या पता चलता है कि इसकी स्पीड एक समान नहीं है। ठीक है, और धागे से बंधे किसी द्रव्यमान की ऊर्ध्वाधर तल में गति, यानी ये मान लीजिए धागे से कोई द्रव्यमान बन जाए, ऊर्ध्वाधर तल में गति का मतलब ये नीचे से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा इस टाइप से। इससे क्या होगा, जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होगी, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी स्पीड अधिक हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हुआ, इसकी स्पीड एक समान नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। इससे पहले जो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिया था उसमें एक एग्जाम्पल हम और इसी टाइप से ले सकते थे। यहाँ पर हमने ऊर्ध्वाधर लिया, वहाँ पर हम क्षैतिज ले सकते थे, क्षैतिज तल में गति। वो कैसे होता है, जैसे ये हो गया द्रव्यमान, ठीक है, धागे से कोई द्रव्यमान बंधा, क्षैतिज तल में गति मतलब इस टाइप से चलेगा ऐसे। ठीक है, यानी यहाँ से चला ऐसे चलते चलते, अभी क्षैतिज मतलब इस टाइप से चल रहा है तो इसकी स्पीड जो होगी वो एक समान ही रहेगी, क्योंकि इस टाइप से ये मान लीजिए द्रव्यमान बंधा है। ठीक है, यहाँ से इस धागे को बांध दिया, यहाँ पर कोई द्रव्यमान बांध दिया, तो जब ये इस टाइप से क्षैतिज में चलेगा तो इसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, एक समान ही स्पीड होगी। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर मोशन। उसके बाद हम बात करेंगे अब केंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की।
अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की। अब केंद्रीय त्वरण जिसे बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अब केंद्रीय त्वरण। ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो अब केंद्रीय त्वरण में क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल, ये सर्किल है मान लीजिए, हमारा तो ठीक नहीं बना है, ये सर्किल पूरा सर्किल के टाइप से बनेगा। तो जब कोई पार्टिकल किसी सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यानी एक समान स्पीड से वृत्तीय गति करता है, तो उस पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन इस सर्किल के सेंटर की ओर। यहाँ पर मान लीजिए कोई सेंटर है सर्किल का, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल किसी वृत्तीय पथ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा या एक समान वृत्तीय गति से चलेगा, तो उस पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन इस सर्किल के सेंटर की ओर होती है, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन में हमें क्या लिखना है कि जब कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति से किसी सर्किल पर चलता है या गति करता है, तो उस पर एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाता है, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, और उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इस सर्किल के सेंटर की ओर होती है, और इसे ही हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे इसके डेरिवेशन की। यहाँ से एक डेरिवेशन निकल कर आएगा, तो इसको ज़रा सही सा बना लेते हैं, क्योंकि डेरिवेशन के लिए ज़रूरी है। तो मान लीजिए ये हमारा है एक सर्किल इस टाइप से, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। अब मान लीजिए अभी पॉइंट जो एक पार्टिकल है हमारा, वो पॉइंट ए पर है, कुछ समय बाद ये पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाता है बी पर, ठीक है। अब अगर हम इनको मिला दें तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी त्रिज्या, और इधर मिला दें तो ये भी त्रिज्या बन जाएगी, और इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगी हमारी डिस्टेंस, और जो क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस भी होगा, ठीक है। तो इसको हम देते हैं डेल्टा एस, और इसे हम दे देते हैं आर आर। चूँकि ये दोनों त्रिज्याएँ हैं एक ही वृत्त के बराबर होंगी, लेकिन हम इसको केवल कैलकुलेशन के लिए R1 R2 दे देते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ से लिख दें कि जो R1 होगा हमारा और जो R2 होगा वो दोनों R के बराबर होंगे, और यहाँ पर जो डेल्टा एस है वो होगा R1 माइनस R2 के बराबर, क्योंकि ये जो डेल्टा एस है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ये इस टाइप से यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर जो वेलोसिटी वो पॉइंट ए यहाँ से जा रहा है और इधर आ गया, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्शन, रेडियस और डायरेक्शन के लिए, डिस्टेंस के लिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं मान लीजिए कोई पार्टिकल जो है वो आर रेडियस के सर्किल पर मूव कर रहा है, ठीक है, और भाई अभी पॉइंट ए पर है और कुछ समय बाद पॉइंट बी पर पहुँच जाता है, ठीक है। और पॉइंट जो सर्किल है हमारा उसके सेंटर से जो दूरियाँ हैं उस पॉइंट्स ए और बी की वो हैं R1 और R2, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एस है, जो किसके बराबर, R1 माइनस R2 के, ठीक है, R1 माइनस R2 के बराबर है। अब क्या करेंगे, हम इन पॉइंट ए और बी पर वेलोसिटीज़ को लेते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट ए और जो हमारा ए है यहाँ पर V1 और यहाँ पॉइंट बी पर V2 वेलोसिटीज है। अब चूँकि जो हमारा पार्टिकल है वो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि एक समान स्पीड से चल रहा है, यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो भी समान होगी। लेकिन यहाँ पर फाइंड हमें क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हम कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर वेलोसिटी में होने वाले चेंज को फाइंड करेंगे, उसके लिए हम अलग से वेक्टर ड्रा करेंगे। मान लीजिए ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमने एक वेक्टर ये हो गया, ये इस टाइप से हमने बना लिया ये, और इसको हम कोई नाम दे देते हैं सी, इधर डी और इधर ई, वेक्टर हो गए। ये V1 मान लीजिए इसको, इसको VT मान लीजिए, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाए, इन दोनों का डिफरेंस यानी डेल्टा V, जो किसके बराबर होगा, ये V1 माइनस V2 के बराबर होगा। क्योंकि पार्टिकल एक समान स्पीड से चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन और उसके जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों की वैल्यू होगी वो बराबर होगी, क्योंकि जब एक समान स्पीड से ही चल रहा है तो स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी कि V1 बराबर होगा V2 के, दोनों किसके बराबर होंगे, B के, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा V1 V2 दोनों, अब इन पर वेक्टर लगा सकते हैं क्योंकि हमने वेक्टर लिया है, तो यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो हो गया।
अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में होने वाले चेंज को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जो फिगर हमने बनाया इसके बारे में हमें कुछ लिखना है। हम इसमें लिख सकते हैं कि कोई पार्टिकल आर रेडियस के सर्किल में मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल आर रेडियस के सर्किल में मोशन कर रहा है, और माना सर्किल के पॉइंट ए और बी पर पार्टिकल की जो वेलोसिटीज हैं, माना सर्किल के पॉइंट ए और बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 और v2 है, लेकिन स्पीड समान होने के कारण इनकी जो वेलोसिटी होंगी वो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी दोनों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मार्कर ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी में होने वाले चेंज को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें क्या लेकर आना है, एसिलेशन त्वरण। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एसिलेशन क्या होता है, dv/dt। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dv/dt। तो हमें वेलोसिटी में होने वाले चेंज को फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने एक अलग से वेक्टर ले लिया इस टाइप से v1 v2, इन दोनों का डिफरेंस हो गया डेल्टा v = v1 - v2। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर कैसी है, आपस में बराबर, क्योंकि यहाँ पर रेडियस भी बराबर है, वेलोसिटी भी बराबर है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक तो देखिए ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, इसको नाम देते हैं ओ ए बी, और एक बन रहा है सी डी ई। तो हम ले लेंगे कि ट्रायंगल ओ ए वी व सी डी ई में, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कोई भुजा लेते हैं, जैसे ये वाली ले ली हमने, यहाँ से ले, इसको ले लीजिए ए बी, और अपान में ये वाली ले लीजिए ई डी, और एक भुजा इधर ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, ओ ए ले लीजिए, चलिए इधर ओ ए, और इधर सी डी ले लीजिए, ठीक है, ये ले लिया। अब हम क्या करें, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, केवल और कुछ नहीं करना, केवल इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ओ ए ये वाली होगी, और सी डी, ओ ए कितनी है R1, और ये किस R1 किसके बराबर है, R के, और सी डी किसके बराबर, B1, और B1 किसके बराबर है, B के। इसी प्रकार जो ए बी है, ए बी डेल्टा एस के बराबर, और ई डी किसके बराबर है, ई डी बराबर है डेल्टा बी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द ऑल वैल्यूज, ठीक है। ए बी हमारा कितना है, डेल्टा एस, ई डी कितना है, डेल्टा वी, और इधर ओ ए कितना है, और वैसे तो R2 है, और इधर सी डी लिया हमने V1, लेकिन ये R2 B2 ये B1 ये किसके बराबर है, ये सब R2 और R1 किसके बराबर है, R के, और B1 B2 किसके बराबर है, B के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बी इक्वल टू R/B, ये आ गया, ठीक है। अब हमें लेकर क्या आना है, हमें लेकर आना है डेल्टा बी ऊपर, यानी तो यहाँ से क्या करें, हम डेल्टा बी को ले आते हैं अलग, इस डेल्टा बी को हम इधर ले आते हैं, बाकी ये वाला जो टर्म है इसको इधर लेकर आएंगे। तो जैसे डेल्टा बी इधर जाएगा तो डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला बी ऊपर जाएगा, ये डेल्टा एस तो इधर ही रहेगा, डेल्टा एस इंटू ये बी ऊपर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, तो V/R हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया हमें डेल्टा बी। अब हम क्या करें, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है डेल्टा B/डेल्टा t। अब यहाँ पे डेल्टा t नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा t से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड y डेल्टा t ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम जो है डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा डेल्टा V/डेल्टा t, और इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा S/डेल्टा t इंटू V/R। अब ये क्या है, डेल्टा एस क्या है, डिस्टेंस ही तो है, और ये क्या है, डेल्टा टी, यानी इधर क्या है, डिस्टेंस में डिफरेंस, और इधर टाइम में डिफरेंस, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यानी b बराबर क्या होता है, ds/dt, ठीक है। तो इधर ये वाला हमारा क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है हमारा एसिलेशन, ठीक है, एसिलेशन होगी, इधर क्या हो गया, v इंटू V/R, 2v होगी तो ये इक्वल टू V²/R, ये हमारा बन गया फार्मूला। अब अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो हमने एक रिलेशन पढ़ा होगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, V=R ω होता है। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये इक्वल टू V² है ना, तो क्या हो जाएगा, R² इंटू ω²/R, ये कार से R कैंसिल हो जाए, तो ये इक्वल टू कितना, R ω² आ जाएगा। बस इतना ही हमें फाइंड आउट करना था, यहाँ पर इतना ही हमारा डेरिवेशन था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डेफिनेशन दी,
उसमें क्या किया हमने कि जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाता है जिसकी डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की ओर होती है और इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे या अपकेंद्रीय त्वरण कहेंगे। उसके बाद अब इसके मैग्नीट्यूड की बात की हमने, इसकी डेरिवेशन की बात की, तो हमने क्या किया, एक सर्किल ले लिया हमने जिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है। अभी मान लीजिए पार्टिकल पॉइंट ए पर है, ठीक है, और यहाँ ये इसका सेंटर हो, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी जो है क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, ठीक है। अभी ये पार्टिकल यहाँ पर था पॉइंट ए पर, इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट ए। कुछ समय बाद क्या होता है, पार्टिकल जो है हमारा पॉइंट बी पर पहुँच जाता है, ठीक है, और इसके मीडियम यानी इसका जो मिड पॉइंट है, सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है, आ रही है, क्योंकि ये रेडियस है ना, रेडियस एक ही सर्किल की रेडियस तो बराबर ही होंगी, यानी R1 और R2 और दोनों किसके बराबर होंगे, R के ही बराबर होंगे। तो अभी A1 ए पर था, ये B पर था। अब हमने क्या किया, मान लीजिए कि पार्टिकल जो है पॉइंट ए पर, पार्टिकल की पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी V1 है और पॉइंट B पर वेलोसिटी कितनी V2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब पार्टिकल एक समान स्पीड से चल ही रहा है तो उसकी स्पीड तो सेम ही होगी ना, यानी जो V1 और V2 है वो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब हमने क्या किया, इसको डेरिवेशन को निकालने की, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको डिफरेंस निकालने के लिए हमने इसको एक ड्रा कर दिया, डॉटेड लाइन से ड्रा कर दी ये वाली, इसको हमने नाम देते डेल्टा एस, ठीक है। और ये डेल्टा किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ये वाली जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी वो इन दोनों की डिफरेंस के बराबर होगी, ठीक है। उसी प्रकार अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो वेलोसिटी में होने वाला चेंज चाहिए, क्योंकि हमें लाना क्या है, एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सीलरेशन लाना है। एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी में होने वाले चेंज को फाइंड करना है। उसके लिए हम अलग से वेक्टर को ड्रा करते हैं। वेक्टर हमने ले लिया, एक पॉइंट सी से एक वेक्टर ये हो गया V1 वाला, एक V2 वाला हो गया, और इन दोनों को आप हमने मिला दिया, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी में होने वाले चेंज में डिफरेंस पता चल रहा है, यहाँ डेल्टा बी, और ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, V1 माइनस V2। अब चूंकि V1 और V2 तो ऑलरेडी बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा बी बराबर V1 माइनस V2। अब हमने क्या किया, इन दोनों फिगर से हम कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जैसे इसकी हमने भुजा ले ली, इन दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया हमारा ट्रायंगल OAB और एक CDE, OAB और CDE। अब हमने क्या किया, इस वाले की ये वाली भुजा ले ली हमने OA, अपान में ये वाली भुजा ले ली ED, बराबर हमने क्या किया, ये वाली एक भुजा ले ली OA, और नीचे इधर में हमने क्या किया, CD भुजा ले ली, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो पुटिंग द ऑल वैल्यू, सभी वैल्यूज को हमें पुट करना है, ठीक है। अब AB क्या है, डेल्टा एस ले लिया, फिर ED कितनी है, डेल्टा V, ED डेल्टा V और AB डेल्टा एस। उसके बाद OA कितनी, R2, और CD कितनी है यहाँ पर V1, ठीक है। अब जो हमने पहले ही बता चुके हैं ना, क्योंकि रेडियस है, दोनों बराबर, यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी आपस में बराबर है ना, क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ पर जो हमने तो केवल पॉइंट का नाम दिया था R1 R2, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर, यानी R के, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, R अपान। इसी तरह जो वेलोसिटी वो भी तो बराबर है, क्योंकि एक समान स्पीड से चल रहा है, जब एक समान स्पीड से चल रहा है तो वेलोसिटी तो बराबर होंगी, यानी V1 बराबर होगा V2 के, दोनों किसके बराबर होंगे, V के, तो हमने रख दिया V। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें मिल क्या गया अभी, डेल्टा एस पान डेल्टा बी इक्वल टू आर पान बी, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें लेकर आना एक्सीलरेशन, उसके लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा बी अपान डेल्टा जी। तो सबसे पहले तो हमें डेल्टा बी लेकर आना पड़ेगा। डेल्टा बी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस डेल्टा बी को इधर लेकर जाते हैं, ठीक है, बराबर के उधर। उसके बाद उधर वाला जो टर्म है उसको इधर लेकर आते हैं, डेल्टा बी को इधर लेकर आ गए, ठीक है, डेल्टा बी आ गया इधर। उसके बाद ये डेल्टा एस तो यहीं पर रहेगा, बी वाला इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और आर जो है इसकी डिवाइड में आ जाएगा, तो वी अपान आर आ गया, ठीक है। अब क्या है, हमें मिल गया डी वी, ये डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा एस इंटू वी अपान आर, ठीक है। अब हमें भी बनाना क्या है, डेल्टा बी अपान डेल्टा बी बनाना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें जो एक्सीलरेशन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डिवाइड बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इंटू बी अपान आर, ठीक है। अब ये डेल्टा एस अपान डेल्टा, इसे ये क्या है, दूरी में होने वाला चेंज या डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी एस अपान डी टी। तो ये हो गया v इंटू वी अपान आर, तो ये हो गया हमारे यहाँ से इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, बी इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से हमने वैल्यू पुट की तो हमें ये वाला मिल गया, बी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा इसका, तो यही हमें फाइंड करना था। ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं।
ठीक है। तो बस इतना हमारा डेरिवेशन था, इसको देख लीजिए एक बार। अगर आपको एक बार में समझ ना आया तो बस वीडियो को 2-3 बार और रिवाइज करके देख लीजिए। इसके बाद एक हमारा टॉपिक और है सेंट्रीपिटल फोर्स वाला। इसको मिटाकर फिर हम देखते हैं। नोट्स आपको ऑलरेडी हैंड राइटिंग प्रोवाइड करवा दिए गए, आप केवल यहाँ पर समझिएगा और देखिएगा और नोट्स आप बना लीजिएगा जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए उसी से। अगर आपको कोई फिर भी डिस्टर्बेंस होता है या समझने में कोई दिक्कत होती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय बल। उसकी बात अब हम करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इसे हम बोलते हैं अब केंद्रीय बल। ये क्या होता है सेंट्रीपिटल? देखिए क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, यानी जब कोई पार्टिकल एक समान वृत्तीय गति करता है तो उस पर क्या होता है, एसिलेशन भी क्रिएट हो जाता है। और जब एसिलेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा F=ma, ठीक है, जो पार्टिकल है तो उसमें क्या होगा, मास भी होगा, मास। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसमें आइसोलेशन भी आ जाएगी। और जब ये दोनों चीज़ें उपस्थित हो जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पर फोर्स भी कार्य करने लगेगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक बल प्रोड्यूस हो जाता है या बल कार्य करने लगता है। और इस बल की जो डायरेक्शन होती है वो सर्किल के सेंटर की ओर होती है। यानी कि ये हमारा सर्किल हो गया, ये हो गया हमारा पार्टिकल और ये इसका सेंटर हो गया सर्किल का। तो जब ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा इस वृत्तीय पथ पर तो इस पर क्या होगा, एक फोर्स कार्य करने लगेगा और इसकी डायरेक्शन किस टाइप होगी, किस तरफ होगी, इसके सेंटर की ओर होगी, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिखना है डेफिनेशन में कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी डायरेक्शन सर्किट के सेंटर की ओर होती है। और इसे ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये क्या होता है, क्योंकि अभी हमने बताया F= क्या होता है, ma। और ये F=ma कहाँ से आता है, न्यूटन के सेकेंड नियम से आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। और अभी हमने सेंट्रीपिटल आइसोलेशन से क्या फाइंड आउट किया, ये V²/r फाइंड किया, दूसरा क्या किया, R×ω² फाइंड किया ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं A=r⁻² की इस वाले फार्मूले में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m×r×ω², और यही हमारा सूत्र बन जाएगा और यही हमारा मैग्नीट्यूड इसका निकल आएगा, ठीक है। अगर हम इसको रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, m×v²/r, तब ये वाला हमें मिल जाएगी। दोनों फार्मूले सही हैं, दोनों काम में आएंगे, बस इतना ही हमें फाइंड आउट करना था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।